बंगाल के छोटे से गांव सुंदरबन में एक पीपल का पेड़ था जो गांव के छोर पर अकेला खड़ा रहता था। ये पेड़ बेहद पुराना था, मानो सदियों से खड़ा हो और अपने रहस्यों को सहेज कर रखा हो। गांव के लोग मानते थे कि उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा बसा था जिसे देखना किसी के बस के बात नहीं थी। लेकिन सबसे डरावना ये था कि वहां एक भूतनी बसती थी जिसे सब खोखो बोर के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि जो भी उसकी पकड़ में आया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोगों के बीच इस पेड़ की भूतिया कहानी पीढ़ियों से सुनाए जाते थे। शाम ढलते ही लोग उस ओर जाना तो दूर, उस रास्ते की ओर देखना भी बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ युवा थे जो इसे महज एक अफवाह मानते थे। उनमें से एक था शांतनु। शांतनु पढ़ा लिखा नौजवान था जो इन लोक कथाओं को झूठ और बेबुनियाद मानता था। एक शाम वो जब अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था तो उसका दोस्त राजेश बोला, शेखर चल दूसरे रास्ते से चलते हैं, आगे वही डरावना पेड़ है। शांतनु ने हंसते हुए कहा, अरे तुम सब ऐसे क्यों डरते हो, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं भी उस पेड़ के पास जाऊंगा और सब कुछ साबित कर दूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। राजेश और बाकी दोस्त डर गए और बोले, नहीं शेखर, उस पेड़ के पास मत जा, हमने सुना है कि खोखबोर किसी को नहीं छोड़ती। शांतनु ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यार तुम सब भी कितने डरपोक हो, देखना मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा, और अगर वहां कुछ हुआ तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। शांतनु अकेला पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा में ठंडक घुल गई और उसे एक अजीब सी महक आने लगी। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो पेड़ की ओर करीब बढ़ता रहा। अचानक उसने महसूस किया कि हवा में कानों में उसके कुछ सरसराहट हो रही है। शांतनु, शांतनु, किसी ने धीमी सर्द आवाज में उसका नाम लिया। वो आवाज सुनकर शांतनु का दिल थम सा गया। डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने आसपास देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? एक बूढ़ी भयानक आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया शांतनु? मैं खोखो बोर हूं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। शांतनु की आंखों में डर फैल गया। उसने हिम्मत करके उस आवाज को जवाब दिया, तुम बस एक कहानी हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मुझे डराने की कोशिश मत करो। तभी अचानक पेड़ की जड़ों के पास से धुआं उठने लगा। धुआं घना होकर आकार लेने लगा और उसमें से एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ। वो बूढ़ा और मुरझाया चेहरा था। उसकी आंखें पीली और रक्तवहीन थे। ये वही खोखबोर थे। उसके होठों से हल्की हंसी की आवाज आई, मानो वो शांतनु की हिम्मत को चकनाचूर कर देना चाहती हो। शांतनु, यहां से कोई लौट कर नहीं गया। खोखबोर धीरे से फुसफुसाई, तुमने मुझे चुनौती दी, अब तुम मेरे साथ आओगे। शांतनु ने कांपते हुए कहा, नहीं, मुझे जाने दो, ये सब झूठ है। खोखबोर उसकी ओर झुकते हुए बोली, झूठ? तो महसूस करो। और अचानक हवा में उसकी ठंडी उंगलियां शांतनु के चेहरे को छू गई।
उसे ऐसा लगा जैसे उसका खून जम गया हो। शांतनु ने पीछे हटने की कोशिश की, पर वो अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे अपनी हर तरफ से कुछ परछाइयां घेरती हुई नजर आई। शांतनु ने चीखते हुए कहा, मुझे 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 जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। खोखबोर उसकी हंसी में बोली, अब तो तुम मेरे हो शांतनु, तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। शांतनु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे 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 जाने दो, दया करो, मैं गलती से आ गया, मुझे माफ कर दो। खोखबोर ने धीमी आवाज में कहा, ये वही कहते हैं जो मेरी पकड़ में आ जाते हैं। तुमने मेरा अपमान किया और अब इस पीपल का श्राप तुम्हारे पीछे रहेगा। खोखबोर ने एक भयानक ठंडी सांस ली और शांतनु की आंखों के सामने उसकी छवि धुंधली होने लगी। धीरे धीरे वो पत्तों की सरसराहट में घुलने लगी और उसकी हंसी हवा में गूंज उठे। शांतनु की धड़कनें थम चुके थे। वो धीरे धीरे घबराहट में बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे पीपल के नीचे बेहोश पाया। वो जब जागा तो उसकी आंखों में मौत का डर था। उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने गांव वालों से बस इतना ही कहा, वो मेरे अंदर है। अब शांतनु को गांव के लोग उसकी खोई हुई चेतना के साथ गांव की गलियों में भटकते हुए देख सकते थे। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था जो सबको नजर आता। वो रात में नहीं सोता था, ना ही दिन में चैन से बैठता था। वो सिर्फ बुदबुदाता रहता, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। शांतनु अब गांव में अपने पुराने रूप में कभी नजर नहीं आता था। खोखबोर की छाया ने उसके अस्तित्व को ऐसे घेर लिया था मानो वो उसकी आत्मा को अपने साथ खींच ले गई हो। लोग उसे गांव की गलियों में देख सकते थे। सूनी निर्जीव आंखों और सफेद पड़ चुके बाल। शांतनु की आवाज में भी अजीब सी कर्कशता आ गई थी, जैसे वो धीरे धीरे खोखबोर के ही रूप में बदल रहा हो। रात होते ही शांतनु पीपल के पेड़ की तरफ खींचता हुआ चला जाता, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही हो। एक रात अमावस के अंधेरे में गांव के कुछ बहादुर युवाओं ने शांतनु का पीछा करने की ठानी। वो जानना चाहते थे कि वो हर रात वहां क्यों जाता है। उनके पास मशाले थे, पर मन में एक अनकहा डर था। शांतनु को पेड़ के पास पहुंचते देख युवाओं के पैर मानो खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन उनका साहस उन्हें वहां रोके हुए था। उन्होंने देखा कि शांतनु पेड़ के नीचे जाकर बुदबुदा रहा है, तू मेरे अंदर है खोखबोर, मुझे चैन से जीने दे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और पीपल के पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे। शांतनु की आवाज चीख में बदल गई। उसने अचानक से अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक भयानक हंसी थी। एक गूंजती हुई आवाज ने युवाओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। तुम सब भी मेरे पास आओगे, ये पेड़ तुम्हारे लिए भी घर बनेगा। युवाओं की मशालें खुद ब खुद बुझ गई और वो अंधेरे में खो गए। अचानक पेड़ से कुछ आकृतियां निकली, काले साए जो हवा में उड़ते हुए हर दिशा में फैलने लगे। ये खोखबोर की आत्माओं का जाल था,
जो उसे हर साल नए शिकार लाने में मदद करता था। अंधेरे में युवाओं ने चीखना शुरू कर दिया, पर उनकी आवाजें पेड़ के आसपास ही घुटने लगीं। हवा में चीखों का घुलना, उन परछाइयों का उन्हें चारों ओर से घेरना और उनका धीरे धीरे गायब हो जाना मानो एक अंतहीन दुख था। सुबह जब गांव के लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो पेड़ के पास सिर्फ उनके जले हुए मशालों के टुकड़े और चप्पलें ही पड़ी मिली। अब गांव वालों को यकीन हो चुका था कि खोखोबोर का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अब जब भी गांव वाले उस पेड़ की तरफ देखते तो उन्हें लगता कि उनके खोए हुए लोगों की आत्माएं पेड़ के चारों ओर हवा में भटक रही हैं। कहते हैं कि हर अमावस की रात को उस पेड़ के पास से किसी के बुदबुदाने और कराहने की आवाज आती थी, जैसे कोई उनसे बचाने की गुहार लगा रहा हो। वो जगह एक शापित भूमि बन चुका था और गांव वालों ने उस ओर देखना भी बंद कर दिया। लेकिन खोखोबोर की भूखी आत्मा अब भी हर अमावस की रात किसी नए शिकार का इंतजार करती है, और जो भी वहां चला जाता है फिर कभी वापस नहीं आता। इस तरह खोखोबोर का श्राप पीढ़ियों के लिए एक डरावनी सच्चाई बनकर रह गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रवि एक छोटे शहर में रहने वाला साधारण आदमी था, जो हर सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ना नहीं भूलता था। एक दिन वो एक पुरानी दुकान से कुछ सामान खरीदने गया, जहां उसे एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखी। ये एक पुराना अखबार था जिसका रंग मटमैला हो चुका था। रवि ने उसे उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई। दुकान मालिक ने उसे चेताया, अरे इस अखबार को मत ले जाओ साहब, ये खतरनाक है। रवि ने हंसते हुए कहा, अखबार से भी कोई खतरा होता है क्या? उसने दुकानदार की बात को नजरअंदाज किया और वो अखबार खरीद लिया। अगले दिन सुबह रवि ने उस अखबार को पढ़ने का फैसला किया। पहला पन्ना खोलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अखबार में आज की तारीख की खबरें थी, लेकिन सब कुछ अजीब था। पहले पन्ने पर एक खबर थी, स्थानीय व्यक्ति की रहस्यमयी मौत, शव का पता नहीं चला। खबर में जिस व्यक्ति की मौत की बात थी वो रवि का नाम था। रवि चौंक गया और अखबार को फेंक दिया। वो सोचने लगा कि ये किसी का बुरा मजाक है, लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुलते ही पुलिस उसके घर में आ गई। रवि नाम के किसी आदमी के बारे में सुना है? पुलिस ने गंभीर आवाज में पूछा। रवि हक्का बक्का रह गया। मैं ही रवि हूं। पुलिस ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, पर हमें तो बताया गया था कि तुम मर चुके हो। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पुलिस कुछ देर बाद चली गई, लेकिन उसके बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। जब भी रवि अखबार पढ़ने बैठता, उसमें उसे खुद की मौत की खबरें दिखाई देती। एक दिन अखबार में लिखा था, रवि की मौत का कारण उसका खुद का अखबार होगा। रवि ने घबराकर अखबार को जलाने की कोशिश की, पर वो अखबार जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने उसे फाड़ने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अखबार के पन्ने फाड़े, उसके हाथों से खून टपकने लगा। वो पूरी तरह घबरा गया। अब हर रात उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अखबार अपने आप ही खुल जाता और उसके पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं। आखिरी पन्ने पर हमेशा खून से लिखा एक संदेश होता,
तुम मुझसे नहीं बच सकते। रवि ने फैसला किया कि वो इस अखबार से छुटकारा पाएगा। एक दिन उसने अखबार को लेकर पास के जंगल में गाड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने अखबार को मिट्टी में दबाने की कोशिश की, जमीन फटने लगी और उससे एक कंकाल बाहर निकला। कंकाल का चेहरा उसी की तरह दिख रहा था। रवि चीखते हुए पीछे हट गया, पर तभी अखबार हवा में उड़ने लगा और पन्ने पर पन्ने खून से एक ही नाम लिखा था, रवि। अगली सुबह रवि के पड़ोसियों ने उसे उसके कमरे में मरा हुआ पाया। पुलिस ने रिपोर्ट में बताया कि रवि की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन उसके हाथ में एक अखबार जकड़ा हुआ था जिस पर खून के धब्बे थे। पुलिस ने अखबार को छुआ और जैसे ही उसे खोला, उसमें लिखा था, अगला शिकार तैयार है। वो अखबार हर सुबह नए घर के दरवाजे पर पहुंचता है। तो दोस्तों, ये थी आज की तीसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। सोनू को इस नए काम में जुड़े हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। यहीं कोई 2-4 दिन ही बीते होंगे। काम था पहरेदारी का। पहरेदारी किसकी? तो कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान, जी हाँ, सही सुना आपने। सोनू अपने मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ बाहर कुर्सी पर बैठा था। ये कब्रिस्तान की पहरेदारी का क्या चक्कर है यार? कब्रिस्तान का भी कोई पहरेदारी करता है? यहाँ क्या चुराएगा कोई? कुछ है ही नहीं चुराने को। मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है भाई। पैसे मिल गए, मेरा काम हुआ, मैं निकला अपने रास्ते, बाकी तुम लोग अपना समझो। और सोनू ये सब बड़बड़ाते हुए अपनी नज़र इधर उधर घुमाए जा रहा था। उसे ये काम बड़ा बोरिंग भी लगता था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई और इंसान दूर दूर तक वहाँ कोई था ही नहीं जिससे सोनू बात तो दूर देख भी सके। वो अकेला बैठा वहाँ ऊब रहा था, मगर कर भी क्या सकते हैं, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत जो थी, इसलिए वो ये काम के लिए राज़ी हो गया। सोनू डरपोक नहीं था। वो भूत प्रेत ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था, इसलिए डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बस ऊब रहा था। अभी सोनू कुर्सी पर बैठा इधर उधर अपनी नज़रें घुमा ही रहा था कि तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से उसे जैसे एक खटपट की आवाज़ सी आई। वो उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि आखिर इस वक्त कब्रिस्तान में कौन होगा। उसे ये कहा गया था कि इस कब्रिस्तान में लाशें चोरी होती हैं। इसलिए सोनू अपने जेब से टॉर्च निकाला और कब्रिस्तान का गेट खोल कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। कहीं भी रोशनी का कोई जरिया नहीं था। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था, क्योंकि वो अमावस की रात थी। सोनू की छोटी सी बैटरी टॉर्च उसे ज्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे थे, मगर जितना भी दिख रहा था उससे तो यही समझ में आ रहा था कि कब्रिस्तान के अंदर अभी कोई नहीं है सिवाय सोनू के। सोनू आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फिर से उसे वही खटपट की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस आवाज की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो आवाज और भी तेज होती जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज है किस चीज की। इतनी रात गए एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में एक अकेला आदमी, ऊपर से एक आवाज। कोई भी होता तो डर जाता, मगर सोनू वो बहुत ही हिम्मत वाला आदमी था। वो आगे बढ़ता रहा और बस बढ़ता रहा। कब्रिस्तान जितना बड़ा बाहर से दिखता था, अंदर से उससे कई ज्यादा बड़ा था। कई सारी कब्रें थी वहां पर।
वो आगे बढ़ता रहा और उस आवाज़ के करीब जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो उस आवाज़ के करीब जा रहा है वैसे वैसे वो आवाज़ उससे और दूर होती जा रही है। मगर सोनू ने भी हार नहीं मानी। वो आगे चलता रहा। चलते चलते आखिरकार वो आवाज़ उसके करीब आ ही गई, यानी कि वो उस आवाज़ के पास पहुंच ही गया। वो आवाज़ एक कब्र के पास से आ रही थी। एक कब्र, जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र के अंदर से कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब सोनू को डर लगने लगा। भले कितना ही वो बहादुर था, मगर एक कब्र के अंदर से आवाज़, ये उसने कभी नहीं सोचा था। तो वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। मगर तभी कब्र की वो ऊपर की जो सीमेंट की परत थी वो अचानक से हिलने लगी। सुमित डर के मारे कंपकपाने लगा। तभी अंदर से आवाज आई, रुको रुको, डरो मत। ये आवाज एक औरत की आवाज थी। अब सोनू बहुत ज्यादा डरने लगा था। वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी वो आवाज और तेज हो गई। प्लीज प्लीज रुको, भागो मत, मेरी मदद करो। सोनू वहां पर रुका और उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या मदद चाहिए मुझसे? तभी कब्र के अंदर से आवाज आई, मेरा नाम मैरी है, मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कल अगर कोई ऑफिसर आया और मेरे बारे में पूछा तो उसे बता देना। वो मेरे पति हैं, वो शहर से बाहर गए थे तो उनके आए बगैर ही मुझे दफना दिया गया। बस तुम उन्हें इतना बता देना कि मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था। बाकी वो सारा कुछ देख लेंगे, बस मेरा ये काम कर दो। और फिर वो आवाज कहीं हवा में लुप्त सी हो गई। सोनू डरते डरते वापस कब्रिस्तान के बाहर आकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया था कि अभी अभी जो कुछ हुआ क्या वो सच था या फिर बस एक सपना। खैर, अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर वहां पर उस कब्र के ऊपर फूल रखने आया था। सोनू ने उस ऑफिसर से बात की और उन्हें सारा माजरा बता दिया, जिसके बाद वो ऑफिसर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस ऑफिसर ने जांच पड़ताल की और जिससे ये निष्कर्ष निकला कि मैरी की मौत नहीं हुई थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था, और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी ने किया था। और इस तरह से सोनू ने एक भूत को इंसाफ दिलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।